हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो क्लास को कंटिन्यू करते हैं और क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी किसी भी क्वेरी और नोट्स के लिए आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी जिन बच्चों ने अभी तक जो डायरेक्ट ये क्लास देख रहे हैं वो ये ना देखकर पहले थ्योरी क्लासेस देख लीजिए बेटा। और थ्योरी क्लासेस अगर यदि आप लोग देखते हैं तो सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है। बाकी सबकी प्लेलिस्ट में बना रखी है, तो आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आज 21वां शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि विद्यार्थियों में प्रभावशाली एवं अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को किस पर बल देना चाहिए। ठीक है, कह रहा है दी गई जानकारी को कंठस्थ या स्मरण करने के लिए। मैंने आपको पिछली 6 क्लासेस में, लगभग 5 क्लासेस में बताया कि CTET में यदि किसी भी ऑप्शन में कंठस्थ करना, स्मरण करना, याद करना, ठीक है, आ जाए वो ऑप्शन आपका क्या होता है, गलत होता है। यानी कि विद्यार्थियों में क्या करना है, प्रभावशाली और अर्थपूर्ण। देखो, प्रभावशाली और अर्थपूर्ण जो बच्चा होता है कैसे सीखता है, या तो बच्चा खुद कर कर सीखेगा, है ना, या तो बच्चा खुद कर कर सीखेगा, तब वो अच्छे तरीके से अर्थपूर्ण तरीके से सीख सकता है। या बच्चे को जिस क्षेत्र से वो आया है तो उसके वास्तविक जीवन से जुड़ाकर, उसके माहौल से पढ़ाकर आप पढ़ाएंगे, तब बच्चा अच्छे से सीख सकता है ना। ऐसे ही तो होता है ना। तो विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा, मैंने बताया था विद्यार्थियों के बीच में कलाकार प्रतियोगिता नहीं चलेगी। व्यवहार के अनुकूल के लिए यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है, देखते हैं एक बार। ठीक है, ऑप्शन ये व्यवहार के अनुकूल के लिए, या कहता है पाठ्य सामग्री को वास्तविक जीवन के संदर्भ से जोड़ने के लिए। तो हमें डी वाला ऑप्शन है, यहाँ पे मिसप्रिंट है, तो डी वाला ऑप्शन हमें बेहतर लग रहा है कि पाठ्य सामग्री को क्या करना चाहिए, उसके वास्तविक जीवन से जोड़कर हमें पढ़ाना चाहिए। क्योंकि बेटा वास्तविक जीवन से जोड़कर आप पढ़ाएंगे, क्योंकि इससे छात्रों को विषय वस्तु को सही प्रकार से समझने में सहायता मिलती है तथा वास्तविक जीवन में इसका लाभ भी उन्हें खूब होता है। फिलहाल ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि निम्न में से कौन सा उपागम विद्यार्थियों के ज्ञान अर्जन की योग्यता को कमतर आंकता है। यानी कि निगेटिव वाला पूछ रहा, कमतर आंकता है, ठीक है। कहता है खोजी अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम, सहज अनुमान लगाना या निष्क्रिय नकल। साफ साफ आपको आंसर दिखता होगा, ठीक है। देखो, खोजी अधिगम, ठीक है, कहता है विद्यार्थियों को ज्ञान की अर्जन को योग्यता को कमतर रखता है। अगर बच्चा खोज करके पढ़ रहा है, यानी कि कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है, तो ये ऑप्शन तो ठीक है, लेकिन सही वाला हमारा उत्तर नहीं होगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। कहता है सहयोगात्मक अधिगम। सहयोगात्मक अधिगम का मतलब होता है, जैसे बाइगोस्की कहते हैं, बच्चे आपस में एक दूसरे की मदद करके या अंतःक्रिया करके सीखते हैं, ये भी ऑप्शन ठीक है, लेकिन हमारा उत्तर नहीं होगा। सहज अनुमान लगाना, ये भी उत्तर हमारा ठीक है, लेकिन नहीं होगा। निष्क्रिय नकल, ये हमारा उत्तर होगा, क्योंकि हमसे पूछा है नकल करने से बच्चा क्या होगा, ज्ञान अर्जन की योग्यता को कमतर यानी कि बेहतर तरीके से नहीं सीख पाएगा। यानी कि निष्क्रिय नकल यानी कि उपागम विद्यार्थियों के ज्ञान अर्जन की योग्यता को कमतर रखता है ना। विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करने या करते समय शिक्षक को निष्क्रिय नकल की रणनीति से बचना चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चा ना कुछ नया नहीं कर पाता, यानी कि उसके अंदर अपसारी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन पैदा नहीं हो पाता जब वो रट्टा मारता है। जबकि खोजी अधिगम हो गया आपका, सहयोगात्मक अधिगम हो गया, सहज अनुमान एवं करके सीखना आदि उपागम विद्यार्थियों के ज्ञान अर्जन करने की योग्यता के विकास में क्या करता है, सहायता करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 कथन कारण असर्शन से क्वेश्चन आता है। इस बार बहुत क्वेश्चन आए थे अभी जो एग्ज़ाम हुआ था, तो मैंने आपको उसको करने का तरीका बताया है कि पहले आप क्या करेंगे, दोनों को ऑप्शन के हिसाब से पढ़ लेंगे, देख लेंगे कि दोनों ऑप्शन सही हैं या गलत हैं। देखो, किसी नए संप्रदाय को पढ़ाने के समय एक अध्यापिका को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को सक्रिय करना चाहिए। बिल्कुल, मैंने आपको बताया था कि बच्चों को पढ़ाने से पहले आपको क्या करना है कि बच्चे के पूर्व ज्ञान का अंदाज़ा लगाना है, उसी हिसाब से शिक्षण करना है। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था थ्योरी की क्लासेस में कि अधिगम के लिए आकलन, यानी कि के लिए आकलन का मतलब होता है या तो आप के दौरान आकलन करें या के पहले ही आकलन कर लें, यानी कि ए वाला हमारा ठीक है ऑप्शन। फिर तर्क अभी नहीं पढ़ना है हमें। कहता है अधिगम अधिक प्रभावशाली होता है जब विषय वस्तुओं को जानकारी के असंबंधित खंडों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। नहीं, तब प्रभावशाली नहीं होगा जो असंबंधित होंगे, जो बच्चे ने देखा ही नहीं है, यदि आप उसे जोड़कर पढ़ाएंगे तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। यानी कि आर वाला, ये वाला ऑप्शन आपका गलत है। तो पहले आप देख लीजिए ए और आर दोनों गलत है, नहीं ये गलत हो जाएगा। ए सही है किंतु आर गलत है, ये भी ऑप्शन हो सकता है। ए और आर दोनों सही हैं, ये गलत है आपका। ए और आर दोनों सही हैं, ये भी आपका गलत है। तो आपका क्या है, ए सही है किंतु आर गलत है, ठीक है।
बाद में अगर ये दोनों ठीक होते तो मैंने आपको बताया था किस तरीके से करना है कि यहाँ पे आपको क्योंकि शब्द लगा देना है। क्या लगा देना है? क्योंकि शब्द लगा देना है और क्योंकि के बाद इसको पढ़ना है। और यदि क्योंकि का ये उत्तर देता है तो तर्क इसका होगा, क्योंकि का उत्तर नहीं देता है तो तर्क नहीं होगा। ठीक है, 23वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 24वां क्वेश्चन कहता है कि अधिगम की प्रकृति और डैश और डैश है। अधिगम की प्रकृति सक्रिय सामाजिक है, निष्क्रिय सामाजिक है, सक्रिय व्यक्तिगत है या निष्क्रिय व्यक्तिगत है। 24वां क्वेश्चन आप लोग कमेंट सेक्शन में बेटा आंसर देंगे, जिससे कि आपको जल्दी याद हो जाएगा, लिखने से जल्दी याद हो जाता है। तो अधिगम की प्रकृति सक्रिय है, बिल्कुल सक्रिय हो सकती है यहाँ पे। और अधिगम की प्रकृति कैसी है? सामाजिक है। अब आप पूछोगे सर कैसे? देखो, निष्क्रिय तो वैसे भी नहीं होगी, ये दोनों ऑप्शन कट जाएंगे। और अधिगम व्यक्तिगत तो बिल्कुल नहीं होता है, तो ये वाला ऑप्शन ठीक था, लेकिन यहाँ पे व्यक्तिगत है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कट गया, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। अब सर ए होगा कैसे? देखो, अधिगम की प्रकृति सक्रिय और मैंने बताया सामाजिक है। सामाजिक अधिगम अधिगम से संबंधित एक सिद्धांत है। सामाजिक अधिगम मैंने बताया था ना भाई को, उसके ने दिया था, दूसरे लोगों को व्यवहार को देखकर उससे सीखना सामाजिक अधिगम कहलाता है, जो हमारा अल्बर्ट बंडूरा ने भी दिया है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, जिसमें हम सामने वालों को अपना मॉडल मानते हैं। पढ़ा होगा ना सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, जिसे हम अपने सामने वालों को मॉडल मानते हैं, उसी को देखकर हम सीखते हैं। ठीक है, क्योंकि सामाजिक अधिगम व्यक्तिगत अधिगम या समूह अधिगम की अपेक्षा अधिक बड़े पैमाने पर होता है, इसलिए मैंने तीसरा वाला ऑप्शन नहीं लिया, व्यक्तिगत वाला, क्योंकि है ना, इसके द्वारा ही अभिवृत्तियाँ या व्यवहार में परिवर्तन भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसलिए ये वाला मैंने नहीं लिया। ठीक है, समझ गए ना मैंने क्यों नहीं लिया? ठीक, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि निम्न में से कौन सी युक्तियाँ समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली हैं? 25 का आप लोगों को बताना है। समस्या समाधान के लिए पूछ रहा है, जिसमें सहायता देंगी। देखो, स्मृति सहायक विधि बिल्कुल, अन्वेषण बिल्कुल, ये भी समस्या समाधान में प्रक्रियात्मक स्थिरता, कलन विधि। कलन विधि में थोड़ा सा डाउट है, एक बार फिर से देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी युक्तियाँ समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली हैं? तो समस्या समाधान के लिए कौन कौन सी युक्तियाँ जो हैं आपकी प्रभावशाली होंगी? ठीक है, देखो, स्मृति सहायक विधि ये तो होगी और अन्वेषण भी होगी। प्रक्रियात्मक तो नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है। ए बी तो होगा ही होगा हमारा, अब सी तो होगा नहीं, सी काट दिया मैंने, ये भी नहीं होगा, जिसमें सी है वो तो होगा नहीं। अब यही बचता है ऑप्शन, तो ए बी डी। कलन विधि भी ये ले रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा मुझे डाउट है, यदि आप लोग थोड़ी सी हेल्प करो मेरी भी, आप लोग कमेंट में बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, डाउट है इसमें, क्योंकि स्मृति सहायक विधियाँ अन्वेषण और कलन विधि में थोड़ा सा डाउट है। ऐसी युक्तियाँ हैं जो समस्या समाधान के लिए कैसी हैं? प्रभावशाली हैं। समस्या समाधान एक ऐसी शैक्षणिक प्रणाली है जिसके द्वारा शिक्षक तथा छात्र किसी महत्वपूर्ण शैक्षिक कठिनाई के समाधान अथवा निवारण हेतु प्रयत्न करते हैं। ऐसे तो होता है ना, और छात्र स्वयं सीखने के लिए भी प्रेरित होते हैं, या दूसरे शब्दों में हम ये कहें, दो या दो से अधिक सीखे गए प्रत्ययों को उच्च स्तरीय अधिगम के रूप में विकसित किया जाता है। उसे ही हम क्या बोलते हैं? समस्या समाधान विधि बोलते हैं। फिर देखो, असर्शन से एक क्वेश्चन है और इस बार ज़्यादा ही क्वेश्चन आए थे, तो इसे फिर से एक बार कराते हैं। एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, चाहे वे विचार भ्रांतियाँ ही क्यों न हो। मैंने आपको बताया, पहले आप लोग ये देख लीजिए कि पहला वाला और दूसरा वाला जो ए और आर दे रखा है, ऑप्शन के तौर पर पढ़ लीजिए क्या ये सही है या गलत है। पहले आप इस तरीके से इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, देखो, एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को, जो अध्यापक है, को विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा करना चाहिए अध्यापिका को कि बच्चा अपने विचार को साझा करे टीचर के सामने, और चाहे वो भ्रांतियाँ ही क्यों न हो। बिल्कुल ये ऑप्शन ठीक है, ए वाला ठीक है। भ्रांतियाँ विद्यार्थियों द्वारा गठित सहज सिद्धांत होती हैं जो अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होती हैं। बिल्कुल मैंने आपको थ्योरी क्लासेस में बताया, कठिनाइयाँ या गलतियाँ जो होती हैं बच्चों के अधिगम का एक हिस्सा होती हैं। ठीक है, उसको आपको गलत सेंस में नहीं लेना है। ठीक है, जो भी भ्रांतियाँ, जो गलतियाँ होती हैं बच्चों की, वो अधिगम का एक हिस्सा होती हैं, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं। और यहाँ पे कह रहा है ए और आर दोनों गलत हैं, यानी कि ये ऑप्शन गलत, ए सही है यार गलत, ये गलत। अब या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये ऑप्शन होगा। ठीक, इतनी ट्रिक समझ में आ गई होगी आपको। इस ट्रिक से दो ऑप्शन आपने काट दिए। दूसरी ट्रिक मैंने आपको बताई, यदि आप यहाँ तक पहुँच जाते हैं, ठीक है, यदि आप यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो आपको क्या करना है कि जो कथन ए है इसके आगे आपको क्योंकि लगाना है। मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि शब्द लगाना है।
और अब पढ़ना है। अगर क्योंकि के बाद आर इसका उत्तर देता है तो ये तर्क है, वरना नहीं होगा। देखो, एक अध्यापिका को, ऊपर से पढ़ना है यहाँ से, अब एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, वे विचार भ्रांतियाँ ही क्यों न हो, क्योंकि भ्रांतियाँ विद्यार्थियों द्वारा घटित सहज सिद्धांत होती हैं जो अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होती हैं। तो देखो, यदि आपने अगर सही से पढ़ा होगा तो क्योंकि के बाद उत्तर मिल रहा है, आपको महसूस होता होगा कि हाँ यार, ऊपर वाले क्योंकि के बाद ये उत्तर मिल रहा है, और उत्तर अगर मिल रहा है तो ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। और यदि उत्तर नहीं मिलता तो हम ऑप्शन नंबर बी को चूज़ करते हैं। ठीक है, ये ट्रिक मैंने काफ़ी पहले भी बताई थी और इससे काफ़ी क्वेश्चन बच्चों के लगे हैं। ठीक है, आपको भी संवेग और संज्ञान से एक क्वेश्चन और हर बार एक नंबर आपका बिल्कुल आउट है। यहाँ से 27वां क्वेश्चन आप लोग देखेंगे एक बार। संवेग और संज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। संवेग और संज्ञान एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग नहीं होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, देखो, संवेग में यदि कोई बात आएगी आपके, तभी तो आप कोई संज्ञान ले पाएंगे। यदि किसी ने आपको, आप हैं हिंदी मीडियम से, ठीक है, या आपको बंगाली आती नहीं है, आपको बंगाली में किसी गाली दी, संवेग में तो आ गया ना वो गाली, बंगाली भाषा में आ गई गाली, लेकिन संज्ञान आप तो तब लो ना जब बंगाली आपको आती होगी। बात समझ रहे हैं। सपोज़ कीजिए, ठीक है, मेरा उद्देश्य यहाँ पे गाली सिखाना नहीं है, मैं केवल शब्द कुत्ता इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक, एक एक्स आदमी है और एक वाई आदमी है। ठीक है, एक्स वाले को हिंदी नहीं आती है, ठीक है, वाई वाले ने इसे कुत्ता कहा, यानी कि गाली दी। ठीक, क्योंकि इसे हिंदी आती नहीं थी, कुत्ता एक गाली है ही नहीं, लेकिन मैं आम भाषा में या आम लोगों में हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो कुत्ता एक गाली हो गई। एक्स वाला हिंदी जानता ही नहीं है, तो संवेग में तो आया कुत्ता, लेकिन संज्ञान उसने इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो कुत्ता शब्द जानता ही नहीं था, हिंदी उसे आती ही नहीं थी। अब सपोज़ करो उसको हिंदी आती है और वाई वाले ने एक्स को गाली दी, गाली सुनते ही माँ बहन की जो भी गाली दी, ठीक है, गाली सुनते ही संवेग में पहुंचते ही संज्ञान तुरंत लेगा, तो डंडा उठाकर सटापट वाई वाले को पीटना शुरू कर देगा। तो आई होप मेरी बात समझना चाह रहे हो, समझ गए होगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। संवेग में आने के बाद ज़रूरी नहीं है कि आप संज्ञान लें। यदि ऑप्शन देख लेते हैं, मैंने तरीका आपको बता दिया किस तरीके से, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, अलग नहीं होते हैं। क्लियर हो गया। तो उच्च स्तरीय दुश्चिंता समस्या समाधान कौशल को बेहतर बनाती है, ऐसा मैंने कुछ नहीं बताया। संतुलित उत्साह भागीदारी और अधिगम को बढ़ावा देता है, बिल्कुल संतुलित होती है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, संवेग और संज्ञान के संदर्भ में, क्योंकि संवेग और संज्ञान संतुलित उत्साह को क्या कर देते हैं बेटा, भागीदारी को अधिगम में बढ़ावा देते हैं। नीचे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हर बार एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। विद्यार्थी को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। ठीक है, यानी विद्यार्थियों को, यदि आप एक टीचर हैं और विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करना है तो आप कौन सा प्रेरित करेंगे। ऑप्शन महारत उन्मुखी, प्रदर्शन उन्मुखी, असफलता स्वीकृत या सफलता परिहार। 28 का आप लोगों को बताना है। देखो, विद्यार्थियों को, देखो, सफलता परिहार केवल सफल होने के लिए आप प्रेरित करेंगे, तो यहाँ पे रट्टा मारने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा कि हाँ मुझे यार पास होना है, तो ये ऑप्शन हम शुरू नहीं करेंगे। यहाँ तो वैसे ही ऑप्शन गलत है, असफलता स्वीकृत। अब दो ऑप्शन बचते हैं, एक प्रदर्शन उन्मुखी और एक महारत उन्मुखी। आप प्रदर्शन के लिए प्रेरित करेंगे या महारत पाने के लिए। तो कोई भी टीचर या अगर अपने स्टूडेंट को या बच्चा खुद कुछ सीखना चाहे तो क्या होना चाहिए, वो महारत के लिए पढ़े हमेशा। जैसे ही आपने 3 इडियट फिल्म देखी होगी, ठीक है, उसमें वो क्या बोलता है, रट्टा ना मारो, आप क्या करो, कामयाब बनो और कामयाबी आपके पीछे झक मारेगी, ऐसा कुछ बोला था, मुझे याद नहीं है। आप लोगों ने फिल्म देखी हुई है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या कहता है आमिर खान। तो विद्यार्थियों को महारत उन्मुखी लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि ये लक्ष्य क्षमता के मानक स्तर को प्राप्त करने पर केंद्रित है और मुख्य ध्यान आत्म सुधार एवं किसी कार्य पर महारत हासिल करने पर है। ठीक है, इन लक्ष्यों को नए कौशल में महारत हासिल करने, बढ़ी हुई समझ प्राप्त करने और क्षमता में सुधार पर केंद्रित करने के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया होगा कि कोई भी हमें महारत हासिल करना चाहिए। ठीक है, कामयाबी तो खुद हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, 29वां क्वेश्चन कहता है कि अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है डैश। ठीक है, एक्स अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, जबकि वाई जो है नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो अधिगम को सकारात्मक रूप से कौन प्रभावित करता है, ये बताना है। देखो, निष्क्रिय नकल तो हमें सकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करेगी,
है ना, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक, विचारवेश और संकल्पना मानचित्र से छोड़ते हैं। चर्चा अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, जबकि समालोचनात्मक चिंतन नकारात्मक। देखो, समालोचनात्मक चिंतन नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करेगी, ये भी कट गया। स्कीमा सक्रियता या अधिगम आवश्यकता, 29वां देखते हैं। 2 ऑप्शन बचे हैं हमारे पास, तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो डी ही होगा। कैसे? स्कीमा सक्रियता अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, जबकि अधिगम आवश्यकता नकारात्मक रूप से करती है। ठीक है, संकल्पना मानचित्र नकारात्मक रूप से नहीं करती है, संकल्पना मानचित्र नहीं होगा। ठीक है, ये ऑप्शन ठीक है हमारा, लेकिन यहाँ पे नकारात्मक दिखा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर ख़त्म होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस प्रकार के शिक्षा शास्त्रों का प्रस्ताव रखती है? परीक्षा केंद्रित, अध्यापक केंद्रित, अधिगमकर्ता केंद्रित या बहिष्कार केंद्रित? साफ साफ आप लोगों को आंसर दिख रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अधिगमकर्ता यानी कि बालक केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा पर प्रस्ताव रखती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वैचारिक समझ और शैक्षिक परिणामों में सुधार पर बल देती है, ताकि बच्चे बेटा अर्जित ज्ञान और कौशल को वास्तविक जीवन में लागू कर सकें। ठीक है, इसकी एक डिटेल में वीडियो आपको दे दूंगा मैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए बेटा इतना ही।